नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। नागर विमानन महानिदेशक ने मारूद ड्रोन को DGCA किस्म का प्रमाणन और स्वीकृति दी है। कहा, मारूद ड्रोन AG-365 एग्रीकॉप्टर भारत का पहला बहुउपयोगी कृषि माध्यम श्रेणी का है। ड्रोन एग्रीकॉप्टर की कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा की गई है जांच। भारत में निर्मित किसान ड्रोन AG-365 विशेष रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया है विकसित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 2025 तक 30% किसान सौर ऊर्जा का करेंगे इस्तेमाल। किसानों की जमीन 30 साल के लिए ली जाएगी पट्टे पर। सरकार प्रति हेक्टेयर 75,000 रुपए का करेगी भुगतान। जमीन की दरों के अनुसार 75,000 रुपए या 6% सालाना जो राशि अधिक होगी वही की जाएगी भुगतान। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का निपटारा होना तय। अब तक 37 सीमावर्ती ग्राम विवादों का किया जा चुका है निपटारा। दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा गठित समितियों ने 86 और गांवों के लिए कार्रवाई की है सिफारिश। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, योगी सरकार किसानों के हित के लिए कृत संकल्प। सरकारी योजनाओं के कारण बढ़ा रबी की फसल का रकबा। अब तक 30,562 खेतों में बनाए जा चुके हैं तालाब। खेतों में तालाब योजना में सरकार 60% तक देती है अनुदान। नमस्कार, खबरें अब विस्तार से। नागर विमानन महानिदेशक ने मारूद ड्रोन को DGCA किस्म का प्रमाणन और स्वीकृति दी है। हैदराबाद में जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि नया उत्पाद मारूद ड्रोन AG-365 एग्रीकॉप्टर भारत का पहला बहुउपयोगी कृषि माध्यम श्रेणी का ड्रोन है, जिसे प्रतिष्ठित प्रमाणन दिया गया है। AG-365 एग्रीकॉप्टर की कृषि में प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से सघन जांच की गई है। इस जांच में सुरक्षित, विश्वसनीय और प्रभावी कृषि कार्यों के लिए फसल से संबंधित मानक प्रचालन प्रक्रिया का विकास भी किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि AG-365 एग्रीकॉप्टर का डिजाइन और विकास भारतीय स्थितियों में किया गया है और इसे विविध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे 10 लाख रुपए के असुरक्षित ऋण के लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष से पात्रता मिली है और केंद्र इस पर न्यूनतम ब्याज दर लागू करेगा। एग्रीकॉप्टर की 1.5 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए सघन जांच भी की गई है। भारत में निर्मित किसान ड्रोन AG-365 विशेष रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है ताकि फसल की क्षति में कमी, कृषि रसायन सामग्री के कम उपयोग, बेहतर फसल और किसानों के लिए लाभ सुनिश्चित किया जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 2025 तक कम से कम 30% किसान सौर ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की जमीन 30 साल के लिए पट्टे पर ली जाएगी और सरकार हर साल 3% वृद्धि के साथ प्रति हेक्टेयर 75,000 रुपए का भुगतान करेगी। फडणवीस ने कहा कि जमीन की दरों के अनुसार 75,000 रुपए या 6% सालाना जो राशि अधिक होगी वही प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि रालेगण सिद्धि गांव से फीडर सोलराइजेशन परियोजना की शुरुआत की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के गांव रालेगण सिद्धि के किसानों ने इस परियोजना के एक और चरण की मांग की है। अगली खबर, असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का निपटारा होना तय है। अब तक 37 सीमावर्ती ग्राम विवादों का निपटारा किया जा चुका है और दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा गठित समितियों ने 86 और गांवों के लिए कार्रवाई की सिफारिश की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी है। उन्होंने लिखा, हम सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय समितियों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। हम शांति की राह पर हैं। मुख्यमंत्री खांडू ने दावा किया कि पिछली सरकारों ने असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा मुद्दों को लटकाकर छोड़ दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संयुक्त इच्छा
और मार्गदर्शन में दोनों पड़ोसी राज्यों ने दोनों राज्यों की समृद्धि और शांति के लिए मौजूदा समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसी साल 15 जुलाई को ऐतिहासिक नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। असम सरकार के मंत्री अतुल बोरा को असम की क्षेत्रीय समिति का प्रमुख बनाया गया है। 21 दिसंबर को गुवाहाटी में तीसरी क्षेत्रीय समिति सत्रीय सीमा वार्ता संपन्न हुई थी। अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों सरकारों ने सीमा विवादों को निपटाने के लिए 12 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है। विवादित सीमा अरुणाचल प्रदेश के नामसाई और लोहित जिलों तथा असम के तिनसुकिया जिले में है। असम और अरुणाचल प्रदेश 804.1 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं। आरोप है कि 1972 में अरुणाचल प्रदेश के संघीकरण के बाद कई मैदानी वन भूमि जो पारंपरिक रूप से पहाड़ी जनजातियों, प्रमुखों और समुदायों से संबंधित थी, उन्हें एक तरफा रूप से असम में स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद अरुणाचल प्रदेश द्वारा गठित एक त्रिपक्षीय समिति ने असम से अरुणाचल प्रदेश को कुछ क्षेत्रों के हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले दोनों राज्य प्राधिकरणों ने 1980 की अधिसूचना के अनुसार सीमा को फिर से तय करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति का गठन किया। समिति ने 29 टोपोशीटों को परिसीमित करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि योगी सरकार किसानों के हित के लिए कृत संकल्प है। अधिकांश योजनाओं में किसानों का हित देखा जाता है। यही कारण है कि आज प्रदेश में खेती का रकबा बढ़ गया है। इस वर्ष रबी की फसलों के रकबे में 3,08,340 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। वहीं एक साल में खेत तालाबों की 6,030 की वृद्धि हुई है, जो लक्ष्य का 60% है। इसके लिए किसानों को 102 करोड़ रुपए अनुदान दिया जा चुका है। कृषि मंत्री वर्ष 2022 की उपलब्धियां गिना रहे थे। उन्होंने बताया कि जब से ये योजना लागू हुई है, तब से योगी सरकार में अब तक 30,562 खेतों में तालाब सरकारी योजना के तहत बनाए जा चुके हैं। इसमें सिर्फ बुंदेलखंड में 26,016 खेतों में तालाब बनाए गए हैं। खेतों में तालाब की योजना में सरकार 60% तक का अनुदान देती है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का ही प्रतिफल है कि इस वर्ष चना और तोरैया की खेती का रकबा प्रदेश में बढ़ गया है। इस वर्ष रबी के मौसम में प्रदेश सरकार ने किसानों को मुफ्त में चना और तोरैया का बीज दिया था। इसके परिणाम स्वरूप 5,778 हेक्टेयर ज्यादा तोरैया की खेती हुई। चना में 25,805 हेक्टेयर खेत चना का बढ़ा है। और देश में जल्द ही नैनो डीएपी मिलेगा। देश के वैज्ञानिकों ने नैनो डीएपी बना ली है। नैनो डीएपी भी बोतल में मिलेगी। इसका ड्रोन के जरिए भी छिड़काव किया जा सकेगा। देश के 6 राज्यों में बने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों पर किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बृहस्पतिवार को बातचीत में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि किसान ज्यादा से ज्यादा नैनो यूरिया का उपयोग करें। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किसानों से सीधी बात करके उनसे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना केंद्रों पर मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। देश में 9,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खुले हैं। किसानों को एक जगह खेती से जुड़ी सुविधाएं और जानकारी मिल सके, इसके लिए 2 महीने पहले 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 600 किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत की थी। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को उर्वरक, कीटनाशक और खेती में उपयोग होने वाली मशीनें और अन्य कई उत्पाद सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों को समृद्धि केंद्रों के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता जाँचने का कार्य भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत गांव के ही युवा पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोलकर अपना स्वयं रोजगार भी कर रहे हैं। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ही किसान समृद्धि केंद्रों पर 6 राज्यों के किसानों से बातचीत करते हुए किसानों के साथ उनके अनुभव साझा किए। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि किसान इन केंद्रों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और नैनो यूरिया के इस्तेमाल के लिए किसानों को जागरूक भी करें। उन्होंने कहा कि किसान समृद्धि केंद्रों पर टेली कंसल्टेशन सुविधा भी शुरू होगी। मोदी जी ने जो देश के लिए नैनो यूरिया को अनुमति दी है, उसका लाभ किसान ज़्यादा से ज़्यादा ले, ऐसा प्रचार प्रसार हम सब लोग करते रहे। हमारे पास डीएपी नहीं है तो हम एसएसपी का उपयोग कर ले और नैनो का छंटकाव कर ले तो डीएपी हो जाता है। हमारे पास डीएपी यूरिया का उपयोग हमें नहीं करना है और एनपीके का उपयोग करना है
तो एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों आ जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े किसानों ने भी कहा कि उन्हें पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से सस्ती दरों पर फर्टिलाइजर के साथ साथ खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी मिलती हैं। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के किसान तो ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव भी करते हैं। यूरिया का अभी यूज मैंने बंद किया 2 साल से, जब से नैनो टेक्नोलॉजी का डीएपी यूरिया में नैनो यूरिया जो आया है वो मैं पूरे मतलब स्प्रे से मैं उसका उत्पादन ले लेता हूँ। नाइट्रोजन की पूर्ति वहां से मैं पूरी कर देता हूँ। 90% नाइट्रोजन वहां से मिल जाता है। पहले किसान को खाद, बीज और दवाई लेने के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था, और अब सब कुछ एक ही छत के नीचे किसान को सब चीज उपलब्ध है सर। पीएमकेएसके पे एक मोबाइल सॉइल और वाटर टेस्टिंग वैन भी मिल रही है सर, जिसके लिए सर किसान को अपना सॉइल वहीं पे खेत में ही सर टेस्ट करके दिया जाता है जी। देश भर में करीब 3,30,000 से ज्यादा उर्वरक की खुदरा दुकानें हैं, जिन्हें पीएम किसान समृद्धि केंद्रों में बदलने का कार्य तेजी से चल रहा है। मोदी सरकार का किसानों को तकनीक से जोड़कर उनकी लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और आय में बढ़ोतरी करना है, जिसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। अनुज यादव के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। किसानों को अब उर्वरक के ऊपर मोटी रकम नहीं खर्च करनी पड़ेगी। नैनो यूरिया दानेदार यूरिया से काफी किफायती और असरदार है। आइए देखते हैं इस पर क्या कह रहे हैं पंजाब के राजपुरा के किसान। जो नैनो यूरिया किसानों को गिफ्ट के रूप में दिया है, वो उस नैनो यूरिया को इस्तेमाल बढ़ चढ़कर किया जाए ताकि अपने देश की मिट्टी को हम बचा सकें। यार हम नैनो यूरिया को यूज़ करते हैं क्योंकि उस पर कोई सब्सिडी नहीं लग रही, और ये नैनो यूरिया की टेक्नोलॉजी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। 2-3 चीज़ें और भी अच्छी हो रही हैं। सॉइल टेस्टिंग स्कीम आ रही है, और सरकार एक ही छत में जिमींदार को खाद जैसे सीड और जो भी मतलब सरकार की स्कीम्स हैं वो उसके मतलब जानकारी देगी। ऐसे किसान को बहुत ज़्यादा ही लाभदायक उनके हित में जाएगा ये वाला स्टेप सरकार का। नंगल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि नैनो यूरिया से किसानों को बेहद लाभ होगा और इससे कृषि उपज भी बढ़ेगी। आज का ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र जो भारत में अभी तक 9,000 बने हुए हैं, उसके अंतर्गत मंत्री महोदय, उर्वरक मंत्री, उन्होंने सभी के साथ किसानों के साथ संवाद आज बनाया हुआ है। उसमें डीलर्स भी हैं, किसान भी हैं। इसमें नैनो फर्टिलाइज़र का जो है अभी नया टेक्नोलॉजी आई हुई है, इसमें यूरिया की जो खपत है वो कम करने में मदद होगी, और उससे यूरिया डालने से जो किसानों का पूरा उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो नहीं मिलती है, उसकी जो नत्र है, उससे नैनो में 90% तक उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्रॉप को मिल सकेगी। तो इसका ये फ़ायदा है। इसमें फ़ायदा किसानों का भी है और भारत सरकार का भी है, जिससे यूरिया के लिए जो सब्सिडी दी जाती है बहुत इस पे, और करीब 70-80% तक यूरिया की जो लागत होती है वो सब्सिडी के रूप में दी जाती है। इफ़को कंपनी जो है वो नैनो यूरिया के प्लांट्स उन्होंने लगाए हुए हैं। इसके साथ ही नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भी हम नंगल में हमारा एक नैनो यूरिया का एक प्लांट हम लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को नैनो यूरिया उपलब्ध कराया जा सके। नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया से हम क्या है अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। मिट्टी जब बचेगी तो हमारी फर्दर उसमें हम बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करके और नैनो डीएपी यूज करके, नैनो यूरिया यूज करके हम अपनी उत्पादकता को बनाए रख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें पुराने जो कन्वेंशनल यूरिया हो गया, दानेदार यूरिया हो गया, इससे हमारा प्रोडक्शन किसी न किसी लेवल पर जाके अब डाउन होएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के मोटे अनाज की खरीद की अनुमति दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मोटे अनाज मंडुआ के 0.096 लाख मीट्रिक टन की खरीद की अनुमति मिलने से राज्य में मिलेट उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। मंडुआ पौष्टिकता से भरपूर होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मंडुआ किसानों से खरीद कर मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बच्चों और लोगों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे राज्य के किसानों की आय में बढ़ोतरी तो होगी ही,
साथ ही स्कूलों के बच्चों और जरूरतमंदों को पौष्टिक आहार भी मिलेगा। राज्य सरकार ने इसी महीने भारत सरकार के सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को फसल वर्ष 2022-23 के मोटे अनाज के प्रोक्योरमेंट के लिए प्लान प्रेषित किया है। भारत सरकार ने उत्तराखंड के प्रोक्योरमेंट प्लान को स्वीकार करते हुए मोटे अनाज के 0.096 लाख मीट्रिक टन के प्रोक्योरमेंट की अनुमति दी है। मंडुआ के प्रोक्योरमेंट की ये अनुमति फसल वर्ष 2022-23 के लिए दी गई है। मंडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,574 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। ये राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों की आमदनी बढ़ाने को अभिनव प्रयास सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पायलट योजना के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी के कृषकों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडुआ खरीद योजना लागू की जाएगी। क्रय किए गए मंडुआ को प्रथम चरण में राज्य के मैदानी जनपद उधम सिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून तथा नैनीताल जनपद के मैदानी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किया जाएगा। इस योजना से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लगभग 8 लाख परिवार लाभान्वित होंगे, जिनको प्रति माह प्रति कार्ड 1 किलोग्राम मंडुआ निःशुल्क वितरित किया जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA प्रभावी हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में इस समझौते का शुभारंभ किया गया। इससे ऑस्ट्रेलियाई बाजार में भारतीय सामान को बिना शुल्क प्राथमिकता मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले 96% से अधिक उत्पाद अब ड्यूटी फ्री होंगे। हर साल 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते से दोनों देशों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया द्वारा 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त किए जाएंगे, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कपड़ा, कृषि उत्पाद, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी के साथ साथ चिकित्सा उपकरण वाले क्षेत्रों को भी लाभ होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस समझौते की जमकर सराहना की। पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से किसानों के हितों की रक्षा हुई है। और अब बात मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में अच्छी खासी बड़ी कमजोरी दर्ज हुई, जबकि जयपुर और डिबाई मंडी में प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 28 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1,250 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को 600 रुपए गिरकर 650 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 28 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1,400 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को 100 रुपए टूटकर 1,300 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 28 दिसंबर को प्याज का भाव 100 रुपए चढ़कर 1,500 रुपए से 1,600 रुपए क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की डिबाई मंडी में भी भाव में तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 28 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1,250 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को 50 रुपए बढ़कर 1,300 रुपए क्विंटल हो गया। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बता दें कि गुरुवार को गुजरात की मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं ज्यादातर मंडियों में जीरे के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। जहां ध्रोल मंडी में भारी गिरावट हुई, वहीं राजकोट मंडी में अच्छी खासी बढ़ी बढ़त दर्ज हुई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 28 दिसंबर को जीरे का भाव था 26,000 रुपए,
29 दिसंबर को इसके भाव में 1,700 रुपए की नरमी आई और भाव आ गया 24,300 रुपए क्विंटल पर। राजकोट मंडी में 28 दिसंबर को जीरे का भाव था 27,000 रुपए। 29 दिसंबर को इसके सौदों में 375 रुपए की गिरावट आई और भाव 26,625 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। 28 दिसंबर को यहाँ जीरे का भाव रहा 26,750 रुपए। 29 दिसंबर को इसके भाव में 1,000 रुपए की भारी मजबूती आई और भाव 27,750 रुपए पर पहुंच गया। जबकि गुजरात की ही सामी मंडी में 29 दिसंबर को जीरे का भाव 500 रुपए चढ़कर 28,500 रुपए से 29,000 रुपए क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पंजाब में गेहूं की बुआई करें, यही गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। किसान सरसों की रोपाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की रोपाई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही पालक की बुआई कर लें। पंजाब में मेथी भी बोएं। अभी धनिये की बुआई करते रहें। यहाँ शलगम की बुआई कर लें। साथ ही गाजर की बुआई कर सकते हैं। गाजर के खेत में सिंचाई करते रहें। वहाँ के किसान आलू की रोपाई कर लें। आलू के खेत में सिंचाई करते रहें। पंजाब में बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इस समय लाल मिर्च की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तिल की बुआई कर सकते हैं। यही गेहूं की बुआई कर लें। साथ ही लहसुन के खेत में सिंचाई करें। लहसुन की रोपाई कर लें। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करते रहें। उत्तर प्रदेश में काबुली चने की बुआई कर लें। किसान मूंग और सरसों की बुआई कर सकते हैं। सरसों के खेत में निराई करें। वहां धान की कटाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में गन्ने की रोपाई कर लें। इस समय आलू की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ हल्दी की रोपाई करते रहें। वहीं पालक और धनिये की बुआई करें। अभी मेथी भी बोएं। उत्तर प्रदेश के किसान पपीते की रोपाई कर लें। यही पपीते के खेत में सिंचाई करते रहें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का शुक्रवार तड़के निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के मुक्तिधाम में अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। हीराबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं। कुछ दिन पहले ही अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम अपनी मां हीराबेन के अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी 2 दिन की केरल यात्रा पर हैं। उन्होंने तिरुवनंतपुरम पहुंचकर भव्य शिवगिरी तीर्थ यात्रा के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। ये वार्षिक यात्रा महान संत श्री नारायण गुरु के दर्शन और शिक्षाओं से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गुरुवार को यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। इस पर 2 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद होगी सुनवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2023 में होने वाली 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। सीबीएसई ने एक बयान जारी कर बताया कि सीबीएसई की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 21 मार्च 2023 तक और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जाएंगी। दिल्ली के इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर चल रहे 15 दिवसीय दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल में देश भर के 200 से अधिक कलाकारों ने प्रस्तुति के साथ ही प्रतिभा संगम के तहत श्रीलंका, यूएसए, मलेशिया, मॉरिशस, हंगरी एवं जापान से आए विदेशी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल को यादगार बना दिया। श्रीनगर में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सड़कों और पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। श्रीनगर सैलानियों की मनपसंद जगहों में से एक है। यहाँ बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में बुधवार से शुरू हुए चिल्ले कला के बाद से न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आज